नमस्कार, कैसे हैं आप सभी ने कक्षा 12 में अध्याय जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांतों प्रक्रिया में भाग 2 पढ़ा। भाग 2 में आपने जाना कि कैसे हम किसी जीव में वांछित जीन को भेजकर हम वांछित लक्षण को प्रकट कर सकते हैं। आपने आनुवंशिकी अभियांत्रिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में जाना। आपने रसायन अभियांत्रिकी यानी केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में जाना। अब हम पढ़ेंगे उसके आगे के टॉपिक के बारे में, जो कि हो गया जीन क्लोनिंग क्या होता है। हम पढ़ेंगे जीव में कैसे हम उसके आनुवंशिकी में रूपांतरण कर सकते हैं, और हम पढ़ेंगे जैव प्रौद्योगिकी में प्रयोग किए जाने वाले साधनों के बारे में, प्रतिबंधन एंजाइम के विस्तृत वर्णन। इन सभी को समझने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक टॉपिक को आप अगर अच्छे से समझ लो तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसके साथ साथ आने वाला जो अगला चैप्टर है वो भी बेहद आसान हो जाएगा। आपको सिर्फ एक टॉपिक अच्छे से समझना है, उसको याद करना है, उसके स्टेप को याद करना है। ये चैप्टर और अगला चैप्टर एकदम आसान हो जाएगा। वो टॉपिक है इंसुलिन का प्रोडक्शन कैसे होता है, हम इंसुलिन को कैसे अधिक मात्रा में प्राप्त करते हैं जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से। आप सिर्फ इतना टॉपिक समझ लो, आपके लिए ये चैप्टर, अगला चैप्टर सब कुछ बेहद आसान हो जाएगा। एक बार मैं फिर से कोशिश करूंगा आपको समझाने की कि इंसुलिन का प्रोडक्शन कैसे किया जाता है। देखो, किसी भी एंजाइम, किसी भी प्रोटीन को बनाने की जो सूचना होती है वो जीन में निहित होती है, और जीन कहाँ होती है? डीएनए पर होती है। जैसे अगर आपको किसी एक पर्सन को फोन लगाना है, मान लो राम नाम के व्यक्ति को फोन लगाना है, तो राम नाम के व्यक्ति का ही नंबर आप डायल करोगे तभी वो लगेगा। किसी और का नंबर डायल कर दो और सोचो कि राम को लग जाए, तो ऐसा तो नहीं पॉसिबल है ना। तो वैसे ही अगर एक एंजाइम बनना है, एक प्रोटीन बनना है, एक हार्मोन बनना है, तो उससे संबंधित उसका जीन होता है डीएनए पर। अगर उससे संबंधित जीन है ही नहीं तो क्या वो प्रोटीन एंजाइम बनेगा शरीर में? नहीं बनेगा। तो हमारे भी शरीर में, मनुष्य की अग्न्याशय ग्रंथि में बीटा कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनमें एक जीन होता है जो इंसुलिन का प्रोडक्शन करता है। अगर हम उस जीन को निकाल कर, मानो कि उस कोशिका से निकाल कर उस जीन को हम किसी तरीके से बैक्टीरिया में भेज दें, तो क्या बैक्टीरिया में इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होने लगेगा? होने लगेगा। बैक्टीरिया में इंसुलिन को बनाने वाला जीन नहीं था, इसलिए बैक्टीरिया में इंसुलिन नहीं बनता था। हम लोग क्या किए कि हमारी उन कोशिकाओं में जिनमें इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है, तो उससे संबंधित जो जीन था उसको निकाल कर हमने बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर दिया, और बैक्टीरिया में अब इंसुलिन का जीन पहुंच गया। तो जब इंसुलिन बनाने वाला जीन बैक्टीरिया में पहुंच गया तो बैक्टीरिया में इंसुलिन का प्रोडक्शन होने लगा। उस बैक्टीरिया को हम वृद्धि कराएंगे काफी अधिक मात्रा में, तो जिससे हमें अधिक से अधिक इंसुलिन की प्राप्ति होगी। यही टॉपिक आपको समझना है। कैसे कराते हैं इसको देखिए। इसके लिए क्या करेंगे कि कोई मानव कोशिका है, ठीक है, कोई मानव कोशिका है, मान लो अग्न्याशय की बीटा कोशिकाएं, उनके डीएनए में उस जीन को निकालते हैं जो इंसुलिन को बनाता है। उस डीएनए खंड को हमने निकाल लिया जिसके पास वो जीन है जो इंसुलिन का प्रोडक्शन करता है। अब इस जीन को सीधे ही हम किसी बैक्टीरिया में तो भेज नहीं सकते, क्योंकि ये उसके अंदर गुणन नहीं करेगा। भेजने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एक संवाहक डीएनए का प्रयोग करते हैं। संवाहक डीएनए यानी वेक्टर डीएनए का प्रयोग करते हैं, जो इसको ले जाकर किसी कोशिका में स्थानांतरित करने का कार्य करता है। संवाहक डीएनए में हम किसका प्रयोग करते हैं? प्लाज्मिड डीएनए का। प्लाज्मिड डीएनए का हम प्रयोग करते हैं। आपको पता है कि प्लाज्मिड बैक्टीरिया की कुछ खास किस्मों में पाया जाता है, प्लाज्मिड डीएनए। अब इसको हम इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। तो जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे? जिस एंजाइम से इसको काट कर निकाले हैं, सेम उसी एंजाइम से हम इसको भी काटेंगे। एक ही प्रकार के एंजाइम से, एक ही प्रकार के प्रतिबंधन एंजाइम से हम क्यों काटते हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे इसी पार्ट में। अब हम क्या करेंगे कि इस डीएनए को इससे लाकर जोड़ देंगे। तो बताओ, वांछित जीन का डीएनए प्लाज्मिड डीएनए यानी संवाहक डीएनए से जोड़ने पर वो डीएनए क्या कहलाता है? पुनर्योगज डीएनए कहलाएगा। अब पुनर्योगज डीएनए, आरडीएनए कहलाता है। अब इस पुनर्योगज डीएनए को हम भेज देंगे इकोलाई बैक्टीरिया में। इकोलाई बैक्टीरिया में खुद का गुणसूत्रीय डीएनए होता है,
इसके अतिरिक्त हमने इसको पुनर्योगज डीएनए इसके अंदर भेज दिया। तो अब इंसुलिन को बनाने वाला जो जीन था वो कहां पहुंच गया? ई कोलाई बैक्टीरिया में। अब ये ई कोलाई बैक्टीरिया में कार्य करेगा, अपनी संख्या बढ़ाएगा, ये डीएनए अपनी संख्या गुणन करेगा, प्रतिकृति करेगा, रेप्लिकेशन करेगा और इससे संबंधित उत्पाद बनेंगे। इंसुलिन का प्रोडक्शन इसके अंदर होगा। साथ ही साथ ये कोशिका भी विभाजित होकर नई कोशिकाओं का निर्माण करेंगी, यानी एक कोशिका से दो कोशिका, 2 से 4 कोशिका, इस तरह से कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है। ठीक है। और जैसे जैसे इनकी कोशिकाएं बढ़ेंगी इंसुलिन का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। तो यही पूरी प्रक्रिया है इंसुलिन के निर्माण की जैव प्रौद्योगिकी में। ऐसे ही इंसुलिन का निर्माण किया जाता है। अब इतना इजी तो नहीं है जितना इजी मैंने बता दिया। अब है यही प्रक्रिया, इंसुलिन के निर्माण की है यही प्रक्रिया। अब इसमें बहुत सारी चीजों को आपको पढ़ना है इसके अंदर विस्तृत रूप से। जैसे हमने कह दिया कि इसके डीएनए से हम इंसुलिन बनाने वाले जीन को काटकर अलग कर देते हैं। तो अब यहाँ पर आपको डिटेल बताया जाएगा कि हम काटते किसकी मदद से। आपने पढ़ा है आणविक कैंची, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की मदद से इसको काटते हैं। तो अब हम विस्तृत पढ़ेंगे प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज क्या होता है, कहाँ से सबसे पहले निकाला गया, उसका नाम कैसे रखते हैं, कितने प्रकार का होता है, यही सब आपको विस्तृत इस अध्याय में पढ़ना है सब कुछ यही करवाएंगे आपसे। यही इंसुलिन का निर्माण कैसे होता है, बीटी कॉटन कैसे बनाया जाता है, बताएंगे यही। लेकिन इसके अंदर की जो प्रक्रियाएं जो हम चीजें यूज करते हैं उसका विस्तृत अध्ययन आपको बस करना है। तो उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ रही है कि पढ़ना एक्चुअल में क्या है। ये आप टॉपिक समझ लो कि इंसुलिन का निर्माण कैसे होता है, उसके बाद आप चीजों को समझते चलो कि आखिर ये इस डीएनए को काटे किस एंजाइम से, उस एंजाइम को क्या कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, अभी आगे डिस्कस किया जाएगा। अब ये जो इंसुलिन बनाने वाला जीन है इसको हम इससे जोड़ते हैं, तो जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम प्रयोग करते हैं, इन सब चीजों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। आखिर इस प्लाज्मिड को हम इस कोशिका में डायरेक्ट भेज तो नहीं सकते, तो कौन सा मेथड यूज करते हैं कि ये प्लाज्मिड इसके अंदर चला जाए, तो उनके बारे में, मेथड के बारे में पढ़ोगे। फिर इनको ऐसे ही तो हम कहीं भगोने वगैरह में तो उगा नहीं सकते, इनको लार्ज वेसल्स में उगाया जाता है, प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में, तापमान और प्रकाश इन सब का ख्याल रखकर इनकी वृद्धि कराई जाती है। तो इन सब के बारे में आप डिटेल पढ़ोगे। कुल मिला के कहानी बस इतना ही है कि इंसुलिन के जीन को निकालकर प्लाज्मिड में जोड़कर हम कोशिका में भेजकर उसकी उत्पादन बड़ी संख्या में करते हैं। समझ में आया? अब जीन क्लोनिंग क्या होती है ध्यान से समझना। वांछित जीन कौन सा है? वांछ का मतलब होता है, वांछित का मतलब होता है हमारी इच्छा से जो हम चाहते हैं वो करना। इंसुलिन का प्रोडक्शन कराना है, तो इंसुलिन को प्रोडक्शन कराने वाला जीन हमारे लिए क्या हुआ? वांछित जीन हुआ। वांछित जीन को संवाहक डीएनए के साथ जोड़कर परपोषी कोशिका में भेजते हैं। परपोषी कोशिका में ये डीएनए गुणन करता है, इसी को जीन क्लोनिंग कहते हैं। क्लियर हुई बात है? किसी जीव में आनुवंशिक रूपांतरण कैसे करते हैं? तो इसके मूलभूत 3 चरण होते हैं। पहला, वांछित जीन युक्त डीएनए का पहचान करना, चिन्हित डीएनए को परपोषी कोशिका में भेजना, परपोषी कोशिका में उस स्थानांतरित डीएनए को सुरक्षित रखना और उनकी संतति कोशिकाओं में भेजना। बस यही 3 चरण हैं। क्लियर है बात है? अब बात आती है कि जैव प्रौद्योगिकी में किन किन साधनों का, पुनर्योगज डीएनए तकनीक में किन किन साधनों का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहला देखो, डीएनए को काटेंगे तो किस एंजाइम से काटेंगे? प्रतिबंधन एंजाइम। यानी पहला साधन क्या प्रयोग किए? प्रतिबंधन एंजाइम। दूसरा, अगर डीएनए की संख्या कम होती है तो इनकी संख्या को बढ़ाने के लिए हम पीसीआर यूज करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसमें एक एंजाइम का प्रयोग होता है जिसे कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज। यानी दूसरा क्या साधन हुआ? पॉलीमरेज एंजाइम। तीसरा, डीएनए को हम जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम प्रयोग करते हैं? डीएनए लाइगेज। तो ये तीसरा साधन हुआ। और इस चिन्हित डीएनए को हम किसी संवाहक डीएनए के साथ ही भेजते हैं, तो संवाहक डीएनए चौथा साधन हुआ। पांचवा, परपोषी कोशिका में भेजा जाता है, यानी परपोषी कोशिका 5वां साधन हुआ। तो यहां पर आप ध्यान रखना, पुनर्योगज डीएनए तकनीक में इन 5 साधनों का प्रयोग होता है। कौन कौन से?
प्रतिबंधन एंजाइम, उसके बाद पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए लाइगेज एंजाइम, संवाहक डीएनए, परपोषी कोशिका। याद हुई चीजें? तो इतनी पॉइंट आप पहले याद करें और फिर लिखें। पहला तो ये कि जीन क्लोनिंग क्या होता है, तो याद करिए, वांछित जीन को संवाहक डीएनए से जोड़कर उसे परपोषी कोशिका में भेजा जाता है। परपोषी कोशिका में ये डीएनए गुणन करता है, इसे जीन क्लोनिंग कहते हैं। किसी जीव में कोई आनुवंशिक रूपांतरण कितने चरण में होता है? 3 चरण में होता है। कौन कौन से? पहला, वांछित जीन युक्त डीएनए की पहचान करना, चिन्हित डीएनए को परपोषी कोशिका में भेजना। तीसरा, परपोषी कोशिका में उस स्थानांतरित डीएनए को सुरक्षित रखना और उनकी संतति कोशिकाओं में स्थानांतरित करना। 3 चरण। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या था? पुनर्योगज डीएनए तकनीक में साधन कौन कौन से प्रयोग किए जाते हैं? तो पहला प्रतिबंधन एंजाइम, दूसरा पॉलीमरेज एंजाइम, तीसरा डीएनए लाइगेज एंजाइम, चौथा संवाहक डीएनए, पांचवा परपोषी कोशिका। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया। अब हम एक एक को पढ़ेंगे। प्रतिबंधन एंजाइम क्या होता है, फिर पॉलीमरेज एंजाइम, फिर लाइगेज एंजाइम, इन सब के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। पहले इतना पॉइंट आप लिख लीजिए। आप लिखेंगे हेडिंग डाल के जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग किसे कहते हैं? तो अभी आपने पढ़ा जीन क्लोनिंग क्या होता है? वांछित डीएनए खंड को संवाहक डीएनए से जोड़कर परपोषी कोशिका में भेजा जाता है। परपोषी कोशिका में यह वांछित डीएनए खंड गुणन करता है, जिसे जीन क्लोनिंग कहते हैं। आई बात समझ में? अब किसी जीव में आनुवंशिक रूपांतरण कैसे करते हैं? तो लिखेंगे कि जीव के आनुवंशिक रूपांतरण के मूलभूत 3 मुख्य चरण होते हैं। कौन कौन से? पहला, वांछित जीन युक्त डीएनए की पहचान। दूसरा, चिन्हित डीएनए का परपोषी में स्थानांतरण। तीसरा, स्थानांतरित डीएनए को परपोषी कोशिका में सुरक्षित रखना तथा उनकी संतति में स्थानांतरित करना। बस। अब नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे कि पुनर्योगज डीएनए तकनीक में प्रयुक्त होने वाले साधन। कौन कौन से साधन हैं?
प्रतिबंधन एंजाइम का प्रयोग किया जाता है डीएनए को काटने के लिए, प्रतिबंधन एंजाइम। पॉलीमरेज एंजाइम अगर डीएनए की संख्या कम है तो बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है, पॉलीमरेज एंजाइम। डीएनए खंडों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, लाइगेज एंजाइम। डीएनए वांछित डीएनए को परपोषी कोशिका में भेजने के लिए संवाहक डीएनए का प्रयोग किया जाता है, और फिर परपोषी कोशिका जिससे हमें वांछित गुण उत्पन्न करना है, परपोषी कोशिका। क्लियर हुई बातें? इतनी चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले हम देखेंगे प्रतिबंधन एंजाइम के बारे में। प्रतिबंधन एंजाइम क्या होता है? इसे इंग्लिश में कहा जाता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात कर लें। इसमें प्रतिबंधन एंजाइम को कैसे ढूंढा गया था? सन 1963 में दो एंजाइमों की जानकारी प्राप्त हुई जो इकोलाई जीवाणु में जीवाणु भोजी यानी बैक्टीरियोफेज की वृद्धि को रोक देता है। हमें 1963 में दो एंजाइम की जानकारी प्राप्त हुई। इन दोनों में से ये दोनों एंजाइम क्या करते हैं? ई कोलाई बैक्टीरिया में उसमें जीवाणु भोजी की वृद्धि को रोकते हैं। जीवाणु भोजी यानी बैक्टीरियोफेज जो कि एक वायरस होता है, इसकी वृद्धि को इस बैक्टीरिया पर रोक देते हैं। इनमें से एक एंजाइम ऐसा था जो डीएनए में मिथाइल समूह को जोड़ता है, डीएनए में मिथाइल समूह को जोड़ता है, और दूसरा एंजाइम था जो डीएनए को काटता है। तो जो दूसरा एंजाइम था जो डीएनए को काटता है उसे ही कहा गया प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। क्लियर है बातें? सन 1963 में दो एंजाइमों की जानकारी प्राप्त हुई। एक वो जो डीएनए में मिथाइल समूह को जोड़ने का काम करता है, इसका कोई खास यूज नहीं था इसलिए इसके बारे में वर्णन नहीं है। दूसरा एंजाइम डीएनए को काटता है, तो जो डीएनए को काटता है उसी को कहा गया प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। बात यह आती है कि सबसे पहला प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम कौन था? तो सबसे पहला प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम था हिंद सेकंड। सबसे पहला प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम था हिंद सेकंड, जो डीएनए को एक विशेष बिंदु पर जहां 6 क्षार युग्मों की यानी बेस पेयर की एक विशेष अनुक्रम पाई जाती है, वहां पर उस डीएनए को काटता है। उस विशेष अनुक्रम को जहां पर इसके 6 क्षार युग्म मिलते हैं, हिंद सेकंड का पहचान अनुक्रम यानी रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहा जाता है। अब ये सब क्या होता है ध्यान से समझना, बता रहे हैं क्या होता है। देखो, कोई भी प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए को कहीं पर भी नहीं काटता। प्रतिबंधन एंजाइम पहले डीएनए की पूरी लंबाई में निरीक्षण करता है। पूरी लंबाई में निरीक्षण करने के बाद अगर उसे अपना पहचान अनुक्रम मिलता है, पहचान अनुक्रम क्या होता है? हर प्रतिबंधन एंजाइम का अपना एक पहचान अनुक्रम होता है। जब वो पहचान अनुक्रम उसको मिल जाता है तभी वो वहां पर कार्य करता है। जैसे इसका तो मुझे याद नहीं है, मुझे इको R1 का याद है, बता दे रहा हूं, अब इसका भी बता दे रहा हूं, आगे दिया गया है। इको R1 एक प्रतिबंधन एंजाइम है जो डीएनए को एक विशेष समूह पर काटता है, GAATTC पर काटता है। जो डीएनए को कहां पर काटता है? जब डीएनए में ये अनुक्रम मिलेंगे, जब डीएनए में ऐसे अनुक्रम मिलेगा GAATTC, CTTAAG, जब ये अनुक्रम मिलता है तभी ये डीएनए को कट करता है, नहीं तो नहीं कट करेगा। हर प्रतिबंधन एंजाइम का अपना एक विशेष अनुक्रम होता है जहां पर वो डीएनए को काटता है। वो विशेष अनुक्रम
उस एंजाइम का पहचान अनुक्रम रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहलाता है। तो जैसे EcoR1 का पहचान अनुक्रम क्या है, तो क्या बताओगे? GAATTC। वैसे ही हिंद सेकंड का पहचान अनुक्रम क्या है? फिगर में देखो, हिंद सेकंड का पहचान अनुक्रम है CTCGAC। CTCGAC CTC भूल गया हम, GTC GAC यही पहचान अनुक्रम है। इधर क्या हो जाएगा? CAGCTG। तो ये पहचान अनुक्रम किसका है? हिंद सेकंड का। यानी हिंद सेकंड जो एंजाइम है वो डीएनए की पूरी लंबाई का पहले निरीक्षण करेगा, पूरी लंबाई का निरीक्षण करेगा, और निरीक्षण करने के बाद अगर उसको अपना पहचान अनुक्रम मिला तब तो वो डीएनए से जुड़ेगा, नहीं तो नहीं जुड़ेगा। अगर उसे ये पहचान अनुक्रम मिल गया, हिंद सेकंड के लिए पहचान अनुक्रम क्या है? GTCGAG। तो जहां पर भी मान लो यहां पर है GTCGAG, अगर ये पहचान अनुक्रम डीएनए में उपस्थित है तब तो ये हिंद सेकंड यहां पर रुकेगा, हिंद सेकंड, और इनको इन जगहों पर काट देगा डीएनए को। अगर डीएनए की लंबाई में मान लो GAATTC है, GAATTC है, ठीक है, CTTAAG। अगर ये पहचान अनुक्रम है और अगर यहां पर हिंद सेकंड आता है तो बताओ भैया हिंद सेकंड का पहचान अनुक्रम क्या है? हिंद सेकंड का पहचान अनुक्रम तो GTC वाला है ना। तो यहां पर अगर उसको GTCGAC नहीं मिला तो ये यहां पर वर्क नहीं करेगा, ये डीएनए पर जुड़ेगा ही नहीं, ये डीएनए पर जुड़ेगा ही नहीं और यहां से चला जाएगा। यहां पर कौन वर्क करेगा? जब यहां पर EcoR1 आएगा, EcoR1 प्रतिबंधन एंजाइम आएगा, और EcoR1 का पहचान अनुक्रम क्या है? पहचान अनुक्रम है GAATTC। देखो मिल गया इसको GAATTC। अब इसको इन GA और GA इन दोनों के बीच में इसको काट देगा। हर एंजाइम का, हर प्रतिबंधन एंजाइम का अपना एक विशेष अनुक्रम होता है जहां पर वो डीएनए को काटती हैं। उस विशेष अनुक्रम को, उस एंजाइम का पहचान अनुक्रम रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहते हैं। क्लियर है बातें? यहां पर चार्ट में देखिए कई एंजाइम दिए गए हैं, जैसे LU1 दिया गया है, EcoR1 दिया गया है, BAMH1 दिया गया है, SAL1 दिया गया है, हिंद सेकंड दिया गया है। इनके रिकॉग्निशन सीक्वेंस यानी पहचान स्थल को दिया गया है। जैसे LU1 कहां काटेगा? तो डीएनए को AGCT पर काटेगा। EcoR1 कहां काटेगा? GAATTC पर काटेगा। देखो तीर बना हुआ है, कहां काटेगा? इस जगह पर। सीक्वेंस यही होना चाहिए। BAMH1 कहां काटेगा? GATTC पर, GG के बीच में काटेगा। SAL1 GTCGAC पर काटेगा, ठीक है। हिंद सेकंड GTCGAC पर काटेगा। क्लियर है बातें? हर एंजाइम का अपना एक विशेष स्थान होता है जहां पर वो डीएनए को काटेगा। अगर वो स्थान डीएनए पर नहीं है तो वो एंजाइम काट नहीं पाएगा डीएनए को। इतनी बातें आपने जानी डीएनए के पहचान अनुक्रम के बारे में। अब हम बात करें इन एंजाइमों का नामकरण कैसे किया जाता है। इन एंजाइम का नामकरण किससे किया जाता है? तो इन एंजाइमों का नामकरण उसी जीवाणु से किया जाता है, उसी जीवाणु के नाम से किया जाता है जिनसे ये निकाले जाते हैं, जिनसे ये निकाले जाते हैं। जैसे EcoR1 है, EcoR1 किससे निकाला गया है? ये एंजाइम निकाला गया है एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया से, एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया से। तो इसी बैक्टीरिया के नाम के अकॉर्डिंग इसका नाम रखा गया है। देखो किसी भी प्रतिबंधन एंजाइम का पहला अक्षर उस जीवाणु के जिससे वो निकाला जाता है उसकी वंश के नाम के पहले अक्षर से लिया जाता है। एस्चेरिचिया का E यूज किया गया है। आपको पता है किसी भी साइंटिफिक नेम में जो पहला अक्षर होता है वो क्या दर्शाता है? वंश को दर्शाता है, जीनस को दर्शाता है, जिसे क्या कहते हैं? जेनेरिक नेम। कक्षा 11 में आप पढ़े होंगे। दूसरा वाला शब्द क्या निरूपित करता है? उसकी जाति को निरूपित करता है, स्पीसीज को, जिसे क्या कहते हैं? स्पेसिफिक एपिथेट। तो हम किसी भी प्रतिबंधन एंजाइम का नामकरण करते समय पहला अक्षर उस जीवाणु के, उस जीव के जिससे वो निकाला गया है उसके वंश के पहले अक्षर से लेते हैं।
दूसरा और तीसरा अक्षर उसकी जाति के शब्द से लिया जाता है, CO, है ना। और जो ये R शब्द है, R उसके प्रभेद का वर्णन करता है जिससे वो निकाला गया है। और यहाँ पर जो रोमन अंक है वो उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में जीवाणु के प्रभेद से इस एंजाइम को निकाला गया था। समझ में आया नामकरण। इसमें देखो हिंद सेकंड किससे निकाला गया? ये एक जीवाणु से निकाला गया जिसका नाम है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो देखो हीमोफिलस में H यानी किसी भी प्रतिबंधन एंजाइम का पहला अक्षर उस जीवाणु के, उस जीव के वंश के नाम के पहले अक्षर से लिया जाता है। दूसरा और तीसरा अक्षर उसकी जाति से लिया जाता है। और जो चौथा अक्षर होता है वो उसके प्रभेद का नाम होता है, जिस प्रभेद यानी स्ट्रेन से उसको निकाला जाता है। रोमन अंक उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में हम जीवाणु के प्रभेद से इस एंजाइम को निकालते हैं। क्लियर है बातें? ये इतनी बातें हो गई प्रतिबंधन एंजाइम के बारे में। अब बात करें अगर हम कि आखिर ये प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए को एक विशेष अनुक्रम पर ही काटते हैं। उस विशेष अनुक्रम की एक और विशेषता होती है कि ये विशेष अनुक्रम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में होते हैं, पैलिंड्रोमिक अनुक्रम होते हैं। अब भैया ये पैलिंड्रोमिक अनुक्रम क्या होता है? पैलिंड्रोमिक अनुक्रम वर्णों का वह समूह जिसे बाएं या दाएं से पढ़ने पर उसका उच्चारण एक ही हो। जैसे एक शब्द आता है मलयालम, मलयालम को आप इधर से पढ़ो मलयालम, इधर से पढ़ो मलयालम। तो चाहे इधर से पढ़ो चाहे इधर से पढ़ो, उच्चारण तो एक ही हो रहा है ना, मलयालम। तो वैसे ही जितने भी प्रतिबंधन एंजाइम हैं इनका जो पहचान अनुक्रम होता है, पहचान सीक्वेंस होता है, वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में होता है। अंतर क्या है कि इस शब्दों के पैलिंड्रोम में और डीएनए के पैलिंड्रोम में एक अंतर होता है कि इनको आप ऐसे पढ़ सकते हो डायरेक्टली, लेकिन इनको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बनाने के लिए देखो CTC-GAC है, तो ये कहाँ पैलिंड्रोमिक बन रहा है भैया? इधर से पढ़ोगे तो GTC-GAC है, इधर से पढ़ोगे तो CAG-CTG है, उल्टा अलग हो जा रहा है। तो इसका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ऐसे नहीं पढ़ा जाता, इनको और इनको साथ में पढ़ा जाता है। जैसे देखो GTC-GAC है ना, CAG-CTG, तो अभी क्या पढ़ो GTC-GAC ना, देखो GTC-GAC वही तो उच्चारण हो रहा है। देखो क्या लिखा है GTC-GAC है ना। अब इसको भी इसके साथ जोड़ दो CAG-CTG। अब इसको यहां से पढ़ो और इधर से पढ़ो, देखो वही उच्चारण आएगा GTC-GAC CAG-CTG। अब इधर से पढ़ो तो वही उच्चारण आएगा GTC, देखो GTC-GTC CGA GTC-GTC GAC-GAC, वही तो उच्चारण आ रहा है इधर से भी उधर से भी। तो इसे कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, यानी प्रत्येक प्रतिबंधन एंजाइम अपने एक विशेष पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पर ही डीएनए को कट करते हैं। अब बात आती है, ये सब आपने समझ लिया पैलिंड्रोमिक क्या होते हैं, किसी भी प्रतिबंधन एंजाइम का पहचान अनुक्रम क्या होता है। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा हर एंजाइम का अपना एक विशेष पहचान अनुक्रम है, सब में पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मिलेगा। देखो GAA TTC TTC सब में पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मिलेगा आपको, चाहे किसी में देख लो। यहाँ पर बहुत सारे एंजाइम दिए गए हैं प्रतिबंधन एंजाइम, उनके रिकॉग्निशन सीक्वेंस दिए गए हैं, उनके बैक्टीरिया का नाम जिनसे उनको निकाला गया है उनके नाम दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना सबके आपको नहीं पढ़ना है, अगर आप सबको याद करने में सक्षम हो तो ठीक है, नहीं तो भैया इनको याद कर लेना, इनको याद कर लेना बस, उसके बाद किसी को नहीं। अब बात ये आती है कि जितने भी डीएनए प्रतिबंधन एंजाइम हैं वो डीएनए को जब कट करते हैं तो उनमें एक खास बात होती है। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जैसे अगर हम एक डीएनए है, ये एक डीएनए है, मान लो इंसुलिन नहीं बनाने वाला डीएनए है, और यहां पर एक प्लाज्मिड डीएनए है, एक प्लाज्मिड डीएनए है। मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले बोला था कि हम चाहे संवाहक डीएनए हो या वांछित डीएनए हो, हम इन दोनों को हमेशा
एक ही प्रतिबंधन एंजाइम से काटते हैं, क्यों? तो उसका रीजन देखेंगे। GAATTC ठीक है, मान लो यहां पर भी और अनुक्रम है। हमें इंसुलिन बनाने वाला जीन यहां से काटना है और उसको जोड़ना है संवाहक डीएनए से। तो हम कहते हैं हमेशा कि दोनों को, चाहे स्रोत डीएनए हो चाहे संवाहक डीएनए हो, इन दोनों को हमेशा एक ही प्रतिबंधन एंजाइम से काटा जाना चाहिए। तो हम अगर इसको काटते हैं EcoR1 से, EcoR1 प्रतिबंधन एंजाइम से, तो EcoR1 कहाँ काटेगा डीएनए को? GAATTC उसका पहचान अनुक्रम है, तो ये काटेगा G और A के बीच में इधर, G और A के बीच में इधर। सेम उसी एंजाइम का हम प्रयोग यहां पर करेंगे, EcoR1 से इसको भी काटेंगे, तो ये काटेगा GAATTC, पहचानेगा GA के बीच में, GA के बीच में, यहां पर काट देगा। अब देखिए यहां पर इसने इसको काट दिया, इसको हम हटा देते हैं, इसको यहां से कट करके हटा दिए, है ना। उसके बाद इसने इसको यहां पर काटा है, इसको यहां से हम कट करके हटा देते हैं, ठीक। तो अब आप देखो, जब एक ही प्रतिबंधन एंजाइम से स्रोत डीएनए और वेक्टर डीएनए को काटते हैं, तो इनमें ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये स्टिकी इंड कहलाते हैं, चिपचिपा सिरा बन जाता है। एक ही प्रतिबंधन एंजाइम से काटे हुए डीएनए में चिपचिपा सिरे बनते हैं, जिनमें जो चिपचिपा सिरा होता है उनमें जो क्षारों का अनुक्रम होता है वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। अब जैसे देखो, अब इसको हम पकड़ के लाकर यहां पर जोड़ना चाहें, चलो हम जोड़ भी देते हैं, इसको हम लाकर यहां पर जोड़ दे रहे हैं, तो देखो कितना बढ़िया सटीक बैठेगा। ए और ए कहाँ आएंगे? यहां पर ए और ए, तो देखो टी के साथ हमेशा ए ही तो जुड़ता है, टी टी, देखो टी, ए टी के साथ जुड़ा, टी ए टी के साथ जुड़ा, आया समझ में? और जो भी आगे का सीक्वेंस होगा वो अपना जुड़ेगा। तो इस प्रकार से एक ही प्रतिबंधन एंजाइम से काटने पर यह फायदा होता है कि इनमें चिपचिपे सिरे स्टिकी इंड बनते हैं, जिनमें नाइट्रोजन क्षारक एक दूसरे के पूरक होते हैं। अब पूरक होंगे तभी तो डीएनए जुड़ेंगे, नहीं तो नहीं जुड़ेंगे। तो इसी कारण ये डीएनए से जुड़ जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर डीएनए लाइगेज एंजाइम इससे सहायता करती है। यही कारण होता है कि वांछित जीन को हम और संवाहक डीएनए को हम एक ही प्रतिबंधन एंजाइम से काटते हैं। अगर हम इनको EcoR1 से काट रहे हैं तो इनको भी EcoR1 से ही काटेंगे। अगर हम इनको हिंद सेकंड से काट रहे हैं, हिंद सेकंड से, तो इनको भी हिंद सेकंड से ही काटा जाना अनिवार्य है। अगर हम एक ही एंजाइम से नहीं काटेंगे तो कभी भी पुनर्योगज डीएनए बनेगा ही नहीं। क्लियर हुई सारी बातें? बस ये था आज का टॉपिक। अब इसमें एक चीज और आप पढ़ लो कि जैसे आपको मैंने बताया प्रतिबंधन एंजाइम के बारे में, तो प्रतिबंधन एंजाइम किस एंजाइम समूह के अंतर्गत आता है? तो प्रतिबंधन एंजाइम आता है न्यूक्लिएजेज एंजाइम समूह में, न्यूक्लिएजेज एंजाइम के एक बड़े वर्ग में आता है। ध्यान से समझना, न्यूक्लिएजेज एंजाइम एक बड़े वर्ग में आता है। प्रतिबंधन एंजाइम किस में आता है? न्यूक्लिएजेज एंजाइम के एक बड़े वर्ग में आता है। न्यूक्लिएजेज एंजाइम, देखो शब्द से ही मैंने आपको पहले ही बताया 11th में कि किसी भी एंजाइम के लास्ट में अगर एज जुड़ा हो या एजेज जुड़ा हो तो ये क्या दर्शाता है? एंजाइम को दर्शाता है। अब कोई भी एंजाइम का नाम उसके क्रियाधार के नाम के अकॉर्डिंग ही रखा जाता है। जैसे न्यूक्लिएजेज है तो न्यूक्लिएजेज में अगर एजेज को हटा दो तो क्या बच रहा है? न्यूक्ली। तो न्यूक्ली से क्या बनता है? न्यूक्लिक एसिड।
न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के पाए जाते हैं? डीएनए और आरएनए, 2 प्रकार के। तो जरूर ये एंजाइम डीएनए या आरएनए पर ही कार्य करता होगा और करता भी है। न्यूक्लियस एंजाइम डीएनए आरएनए को काटता है। न्यूक्लियस कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है एक्सोन्यूक्लियस और दूसरा होता है एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है? डीएनए को सिरों पर काटता है, सिरों पर काटता है। एक्सो का मतलब ये होता है बाहर की तरफ, एक्सोन्यूक्लियस। ये क्या करता है? मान लो कि ये डीएनए है, ठीक है, ये 5 डैश है तो ये 3 डैश, ये 3 डैश है तो ये 5 डैश। अब जो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम है वो डीएनए को कहाँ कट करेगा? उसके सिरों पर, यानी इन जगहों पर कट करेगा, इन जगहों पर कटेगा, भीतर में कट नहीं कर पाएगा। एक्सोन्यूक्लियस डीएनए को भीतर नहीं काट पाएगा। लेकिन जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है, जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है वो डीएनए को भीतर विशेष स्थल पर काटता है। ये डीएनए के भीतर विशिष्ट स्थल पर काटता है। आया समझ में? जैसे मान लो कि ये डीएनए है, ये डीएनए है, ये डीएनए पर एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए को बीचों बीच काटेगा, यहां पर काट देगा। अंतर समझ में आया दोनों में? एक्सोन्यूक्लियस जो होता है वो डीएनए को सिरों पर काटता है, एंडोन्यूक्लियस जो है वो डीएनए को अंदर भीतर कहीं पर भी काट सकता है, विशिष्ट स्थान पर। जैसा कि विशिष्ट स्थान क्या कहलाएगा? पहचान अनुक्रम। हर प्रतिबंधन एंजाइम का अपना एक पहचान अनुक्रम है। जैसे इको आर1 के लिए क्या है? GAA-TTC। उसके बाद हिंद सेकंड क्या है? GTC-CAG-GAC, है ना। तो इस तरह से सभी एंजाइम का अपना एक पहचान अनुक्रम है जहां पर वो भीतर की तरफ डीएनए को काटते हैं। उम्मीद है कि यह टॉपिक आपको समझ में आया।